तो परेशान हर शख्स है आजकल, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस बढ़ती हुई महंगाई में हमारी आमदनी, हमारी इनकम वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन महंगाई का ग्राफ जो है वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। महंगाई हर रोज़ जब हम सो के उठते हैं तो पता चलता है जी अशिया खुर्दोनोश आवाम की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं। हुकूमत क्या कर रही है? क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रही है एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? IMF के शराइत पर अमल दरामद तो कर लिया जाता है, वक्ती तौर पर हमारी इकॉनमी को सहारा भी मिल जाता है, लेकिन उसका अल्टीमेटली जो बोझ है वो एक आम आदमी पर पड़ता है, सारिफ पर पड़ता है। ये कब तक यूँ होता चला रहेगा और मुआशी इस्तेहकाम की कीमत अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चुकाती रहेगी और अवाम पिसती रहेगी? इस पर हम बात करेंगे। कल IMF की तरफ से 11 शराइत हम पर नई लागू की गई हैं। ये जो नई 11 शराइत हैं, इससे पाकिस्तान में महंगाई के क्या असरात अब मज़ीद पड़ने वाले हैं? हम सब कितना मज़ीद इससे दो चार होंगे? हमारी मुश्किलात कितनी बढ़ने वाली हैं? तो जनाब चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया ग्रुप अशरफ मेहताब से हम जानते हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अशरफ, बताइएगा, IMF की पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ ज़ाहिर एक आम आदमी पे पड़ता है। ये कौन सी 11 नई शराइत आयद की गई हैं IMF की तरफ से? जी, बहुत मेहरबानी। आपने बड़ा अहम इशू है जिस पर बात करने के लिए मुझे दावत दी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर दफा कंडीशन जो है वो नई लग जाती है कोई ना कोई। उसकी वजह है कि हम जो IMF कहता है उसमें जो चीजें होती है उस 100% उस तरह नहीं करते। अब ये जो नई शर्तें, इसमें उन्होंने कहा जी जो पहले आप टैक्स इकट्ठा करते थे उसको बढ़ाए 15,000 अरब तक इसको लेके जाए। अब जो पहला टैक्स एक हदफ रखा गया था 14,000 अरब के करीब का, वो पूरा नहीं हुआ। 1,000 अरब उसमें शॉर्टफॉल है। और अब ये मजीद 1,000 अरब और इस तरह से देखा जाए तो 2,000 अरब इसका मजीद टैक्स जो है लगाना पड़ेगा। तो टैक्स जब लगाएंगे इसको पूरा करने के लिए तो यकीनी बात है फिर वो बोझ जाएगा आम आदमी पे, क्योंकि जो पहले से टैक्स लगे हुए हैं, खासतौर पे जनरल सेल टैक्स है, हमारी जो तनख्वाहों पे भी होल्डिंग टैक्स है या इनकम टैक्स है वो है, तो उसको बढ़ा देंगे वो फिर की शरह को बढ़ा देंगे या कोई और नया टैक्स लगा देंगे किसी न किसी सूरत में। पैसे तो पूरे करने हैं। हालात इस तरह के नहीं है कि जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। हमारी जो सनतकार है वो भी रो रहे हैं बेचारे, उनकी भी बिजली बहुत महंगी है, गैस नहीं मिल रही और मिसाइल बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पहले से प्रोडक्शन जो है कम हो रही है और हमारी बरामदात भी कम हो रही है। बरामदात नहीं बढ़ेगी तो हमारा तजारती सारा बढ़ जाएगा और जो तजारती सारा बढ़ेगा तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा हमारा, फिर अदायगी करना मुश्किल होगा। फिर हम नए कर्जे लेके जाएंगे किसी दोस्त मुल्क के पास या किसी और बैंक के पास, मालियाती इदारे के पास। तो इसको देखने की जरूरत है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि पंजाब असेंबली के अंदर जो स्पीकर पंजाब असेंबली थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि जो नजरी टैक्स है उसको लगना चाहिए। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो टैक्स क्यों नहीं देते, जबकि ये देखा जाए तो जो टैक्स का ये जो ज़राअत का हिस्सा है GDP में वो तकरीबन 19 से 22% तक है, लेकिन टैक्स का जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी कि आप ये देख लेंगे पूरे पाकिस्तान में शायद 8 से 10 अरब रुपया इकट्ठा होता हो, जबकि हम कहते हैं ज़राई मुल्क है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसको एक ही जुम्मन में खत्म कर दिया गया और कहा गया जी सिर्फ टैक्स लगाने की जो इजाजत है वो असेंबली पास करेगी तो लगेगा। जबकि इस तरह के कई हजारों माजी में भी और अब भी देखे कई सैकड़ों की तादाद में ऑर्डिनेंस आते हैं और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते हैं। अभी परसों हमें सऊदी अरेबिया से जो दोस्त मुल्क है हमारा, उससे भी लोन की एक दूसरी किस्त हमें मिली है, तो क्या उससे भी कोई आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा? वो किस मद में जा रहा है? नहीं, वो तो हमने जो UAE को पैसे देने थे 3.5 अरब के 3 अरब 40 करोड़ रुपया, वो उसने फौरन मांग लिए थे कि पैसे दें आप। वो तो उसने लिखवाए हुए थे कि ठीक है जी जरूरत के तहत आप रख लें ताकि आपका जो ज़र मुबादला है उससे ज़खायर जो एक लिमिटेड होने चाहिए IMF के कर्जा लेने के तब वो होने चाहिए, तो उसके लिए रखे थे। वो फिर जंग लग गई, वो उसका मूड बदल गया, उसने कहा जी रखे पैसे इधर, तो वो फिर पैसे दिए उनको। तो ये 3 अरब रुपया फिर सऊदी अरब ने कहा जी आप हमसे ले लें और उनको दे दे, आप कोई मसला नहीं, आपका जो ज़र मुबादला है वो जो लिमिट है उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये वो पैसे से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। हमने एक मुल्क से लिए दूसरे को दे दिए, तो उससे कोई ये जरूर है कि हमारा जो IMF के साथ एक लिमिट होती है उसकी ज़र मुबादला की इतना होना चाहिए, वो पूरा रहेगा और हमें जो किस्त है वो मिल जाएगी। पास तो हो गई है, अब मिलनी बाकी है। जदीद एक किस्त और है जिसके लिए हम तगदो कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ये जान छूट है IMF से, क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा होती है तो फिर हम किसी को रिलीफ नहीं दे सकते जो बजट बनाते हैं।
तो अब ये जो जिस तरह के हालात बने, अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। वो इसलिए कि अब ईरान जो है वो यूएई के साथ जो तजारत करता था अंदर खाते, वैसे तो पाबंदियां थी, अपनी अशिया वो उनको वैसे दे देता था, वो कुछ 40 से 45 अरब डॉलर की थी। वो फिर अपनी पैकिंग करता था, उसको अपने वहाँ पे जो कंपनियां थी या जो लोग थे वो अपना नाम और ब्रांड देकर उसको बेचते थे। अब वो वहाँ से चूंकि हालात ईरान के उसके यूएई के साथ बहुत खराब हो गए, अब भी वो करेगा तो अब ये अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए कि वो उसको लीगली तौर पे कर ले। और उसमें यह है कि जब कंडीशन उसके खत्म हो जाएगी, जो पाबंदियां लगी थी, तो फिर तजारत भी खुल जाएगी उसकी। तो हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उस 45 अरब में से हम कितना कैटर कर पाते हैं। फिर उसके बाद इंडिया के साथ अरब ममालिक की तकरीबन 200 अरब डॉलर की तजारत थी, वो भी अब खाते में है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें से भी हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कोई हिस्सा ढूंढे और उसको बढ़ाए। चाइना की इन्वेस्टमेंट सीपैक के वाले से आ रही है, फिर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्वादर में, फिर इसके अलावा कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे एक आम आदमी को आप कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में तो रिलीफ नहीं मिलता नजर आ रहा है। ये 1-2 साल तो ऐसे ही काम चलेगा और 29 के बाद आप जाके कह सकती है कि फिर जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसका रिटर्न आना शुरू होगा, तो फिर जाके कोई अवाम को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, ये बढ़ती हुई बिजली है, गैस है, पेट्रोल की कीमतें हैं, ये आम शहरी की जिंदगी को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं? बहुत मुतासर करी है। जब जंग गई थी तो हमारी जो शरह थी इन्फ्लेशन की यानी महंगाई की, वो 4.5% थी, अब वो 12.16% पे आ चुकी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि 200% से ज्यादा उसमें, या 200% कह लें, उसमें इजाफा हो गया। तो ये फिर यकीनी बात है कि जब महंगाई बढ़ती है उसमें सारी चीजें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल आ नहीं रहा सही तरीके से, इसके अलावा जो गैस है वो भी कतर से हमारा मुआहदा था, वो मुआहदा कतर के प्लांट पे हमला हुआ, आग लग गई तो उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब वो एक कतरा वहां से, यानी एक ओस भी वहां से गैस नहीं निकल रही, तो उसकी वजह से। लेकिन हमें अजरबैजान ने एक ऑप्शन दे दी है। अजरबैजान ने कहा जी हमसे गैस ले लें, उसे सस्ती ले लें और फौरन आपको देने के लिए तैयार है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो जब आनी शुरू होगी तो फिर गैस की कीमत भी कम हो जाएगी और फिर ये गैस की किल्लत भी कम हो जाएगी। इसी तरह से महंगा पेट्रोल है, डीजल है, हमने साहिल है, वो अब जब लेके आते हैं तो उससे बिजली जो बनती है वो बड़ी महंगी पड़ती है। अब चूंकि थोड़ा सा मसला बना हुआ है कि आ तो रहा है हमारा ऑयल, लेकिन महंगा आ रहा है कि जो पहले हमें 60-65 डॉलर में फी बैरल क्रूड ऑयल मिलता था, अब वो 100 डॉलर से भी ज्यादा है या 100 डॉलर के करीब है। तो इससे जो महंगाई आई है वो कीमतें बढ़ी है 3-4 दफा, काफी हद तक वो 100-150% जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी उसमें कुछ कमी की है, लेकिन अभी भी वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो किराए हैं वो उस लेवल पे नहीं है। इसी वजह से फिर जो तरसीलात है अशिया की वो महंगी हो जाती है। जब किराया बढ़ जाता है तो किराया बढ़ता है तो फिर बाकी चीजें भी महंगी हो जाती है और उसका असर भी लाभ आला फिर आम आदमी मिडिल क्लास पे आता है, क्योंकि उसकी आमदन तो वही है। तो ये चीजें अभी ये चूंकि सिर्फ पाकिस्तान का ही फिनोमेना नहीं है, ये पूरे इस खित्ते का और पूरी दुनिया का बन गया है। क्योंकि गैस और जो ऑयल है ये एक मेजर चंक है। आप कह रहे हैं कि इसमें आइटम है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, पैदावार को बढ़ाती है, सब्जी। तो हर जगह पे ये मसला बना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये एज हासिल है कि हमारा कोई जहाज रुक नहीं रहा, हमें कोई ऑयल की तहसील में मसला नहीं है, सिर्फ कीमत का मसला है। तो उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये अगले कुछ 4-5 दिन में ये जंग बंद हो जाती है, मुआहदा हो जाता है और यहाँ पे अमन आ जाता है, मशरिक़ वस्ता में अमन आ जाता है, दुनिया में अमन आ जाता है, तो फिर ये मामला रिटर्न होंगे, महंगाई वापसी पे आएगी। फिर उम्मीद की जाती है कि हम ठीक होंगे। लेकिन 2029 तक हमें 2 साल हमें मुश्किल काटने पड़ेंगे, मजीद 2-3 साल। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी उसका और यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा लोगों को, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, तो फिर जाके आप कह सकते हैं। और बिजली भी सस्ती करने जा रहे हैं। आमदनी तो लोगों की तब बढ़ेगी ना अशरफ, जब हुकूमत की जानिब से रोजगार के कोई मौके पैदा किए जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी आमदनी बढ़ेगी आपकी, तभी हालात जो है वो बेहतर होंगे ना। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कब आप देखें ना कि ये इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी नहीं है, 50 अरब के करीब की अगले 3-4 साल में अगर इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसे थोड़े देने हैं, उन्होंने कोई सत्ते लगानी है, कोई और किसी जगह पे इन्वेस्ट करना। तो जब ये चीजें लगेगी तो वो जो सत्ते चल रही है उसमें फैक्ट्री वर्कर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, बाकी लोगों की, तो सारों को जॉब मिलेगा। 1 अरब डॉलर के ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख अफराद को जॉब मिल जाती है। 1 लाख को 1 अरब डॉलर को,
तो आप तो मैं बता रहा हूँ कि काफी सारे जो अरब हैं वो आ रहे हैं, अरबों से ही आ रही है वो भी इन्वेस्टमेंट, और अरब डॉलर ही अरब अरबों से ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मीन्स कि हमारे अपने दोस्त जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बहाल होने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का वैसे भी जो किरदार है उसकी वजह से। अच्छा, रुपए की कदर में कमी से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर हो रही है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? वैसे तो पिछले अगर देखा जाए तो 6 महीने 1 साल में हमारे रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, तो पॉइंट समथिंग कह लें, अब इंक्रीज हुआ है। अगर वो कदर जो है मजीद उसमें मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी जब ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डॉलर हमारे पास आ जाएंगे। असल मसला तो है हमारे साथ पास जो है ना वो डॉलर की कमी हो जाती है, सॉरी, जिसकी वजह से फिर ये हमें डॉलर हासिल करने के लिए जाना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो डॉलर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे भी बरामदत बढ़ेगी तो डॉलर आएंगे, तो फिर जाके हमारा जो ये मसला हल हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल की बात करें, माइंस की बात करें, मिनरल की बात करें, ज़राअत की बात करें, और बाकी सेक्टर इन सब में जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इस इन्वेस्टमेंट से यकीनी बात है जब आएगी कोई प्रोडक्शन बढ़ाने की बात होगी और जब अच्छा, रुपए की कदर की अशरफ आप बात कर रहे थे, तो गुज़श्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की अगर हम आपस में मवाजना करें तो कितनी रुपए की कदर मुस्तहकम रही है? गुज़श्ता हुकूमत ने बेड़े गर्क कर दिया था ना, आप देखें ना, 150 100 रुपए से डॉलर उठा था और वो सारे कोई तकरीबन 334 रुपए पे चला गया था। तो ये कहा जाता जी इसको डॉलर को जी ऐसे फांद के रखा हुआ है जी, रस्सा डाल के रखा हुआ है। जब रस्सा उसका खोला पिछली गवर्नमेंट ने तो फिर उसका बेड़ा गर्क हुआ ना, वो इतनी तेजी से महंगाई ऊपर गई, सारी चीजें इतनी महंगी, क्योंकि हम जो भी बाहर से मंगवाते हैं डॉलर की सूरत में हमें मिलता है। ऑयल मंगवाते हैं, खाने का ऑयल मंगवाते हैं, खुराक की आइटम मंगवाते हैं, कुछ और चीज जो भी मंगवाते हैं, खाम माल मंगवाते हैं सत्तों के लिए। तो जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो फिर कोई चीज रुक ही नहीं सकती। तो वो जो अगर उस वक्त इसको देखा जाता है कि भाई नहीं डॉलर को इतना छूट नहीं दे रही है, हमने रोक के रख रहे हैं, तो अपने आवाम को देख रहे हैं, तो फिर उस वक्त ये मामला ना होता। लेकिन नहीं, वो ना मतलब ना तजर्बाकार लोग थे, पता नहीं उनको, वो कहते थे 200 बंदों की उनके पास टीम है एक्सपर्ट की, वो किधर गई वो टीम? वो कौन सी टीम थी जो इतनी एक्सपर्ट थी कि उसके बाद 3-4 वज़ीर ख़ज़ाना बदल दिए? हाँ, पता नहीं क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक एक करके इधर उधर होते रहे ना, वो जो एक्सपर्ट्स की टीम थी उनके पास। नहीं, वो टीम क्या करती बेचारी? मुझे ये बताया ना कि जब आप डॉलर को कहते हैं छोड़ दे खुला और डॉलर की कीमत 300 क्रॉस कर जाती है, तो टीम क्या कर लेगी? पल्ले से डॉलर डालेगी ले आके, क्या करेगी? तो फिर उससे ये प्रॉब्लम गड़बड़ हुए थे, जो अभी तक 334 रुपए पे जो डॉलर उसको सरकारी रेट था मिल, तो वो 350 में मिल रहा था, वो अब अल्लाह का फजल है कि वो तकरीबन 279 रुपए पे मौजूद है इस वक्त, 80 81 82 से नीचे है। ठीक हो गया। तो अच्छा अशरफ, ये जो मुआशी पॉलिसियाँ अभी हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही हैं, अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद का एक ज़ाहिर है, एक फुकदान है, एक खला पैदा हुआ है, इसको पूरा कर पाएंगे? यकीनी बात है जब स्टेक होल्डर को बिठा के पॉलिसियां बनाई जाएं, जो असल जिन स्टेक होल्डर होते हैं, तो उन पॉलिसियों का फिर दूर उसके नतायज होते हैं। और पॉलिसियां लंबी मुद्दत के लिए होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आज ये हुकूमत है कल और आ गई है तो बदल दे पॉलिसियां सारी, क्योंकि वो पुराने की थी इसलिए बदल दे। इसमें तसलसल बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और जो मैंने स्टेक होल्डर की बात की कि अगर किसी सनद के लिए अगर आप पॉलिसी बनाते हैं तो उस सनद के जो स्टेक होल्डर हैं, जो उनकी इंस्टीट्यूशन उनको साथ बैठाए, वो जमीनी कायद से जो वाकफ होते हैं, वो आपको बताएंगे जी ये मामला था, उनको बताइए यार ये हमारा मसला है, हमें इतना टैक्स और चाहिए, वो आपको बता देंगे कि इस तरह से ले ले। लेकिन होता क्या है कि हमारे ये जो बाबू है, ये बैठ के अपनी स्किन बचाने के लिए बना देते हैं पॉलिसियां और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम होती है, किसी मसलन को थोड़ा फायदा होता है तो बहुत ज्यादा को नुकसान हो जाता है। तो ये जब तक हमारे थिंक टैंक नहीं बैठेंगे, हमारे पॉलिसी साथ के साथ जो हमारे बाबू है उनके साथ हमारे ये स्टेक होल्डर नहीं बैठेंगे, ये पॉलिसियां बनाए वो इम्प्लीमेंट करें। उनका काम है इम्प्लीमेंट करवाना, उनका काम पॉलिसियां बनाना नहीं होता, उनका काम है इनको डालना होता है। वो असल जो है जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, तो ये तो ऐसे ही है ना कि किसी एक लड़की की शादी करे, पूछे किसी से ना बात दे उनको, जिस तरह से मर्जी, चाहे उनकी मर्जी हो ना मर्जी, तो फिर उनके रिजल्ट तो और ही होंगे ना। पहले से भी उनसे भी सलाह नहीं, कभी कभी रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी निकल आते हैं। खैर आपने जो एग्जांपल पुट की है, खैर आप कह रहे हैं कि 2029 के बाद आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो इकनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपके वक्त के लिए।